मेरी शादी को 1 साल बीत गया था। मेरे तो होश अपनी शादी की पहली रात ही उड़ गए थे, जब निकाहनामा में मैंने अपनी बीवी की साइन की बजाय अंगूठा लगा हुआ देखा था। वह मेरी माँ की दूर की कज़न की बेटी थी। मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता था, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि उनकी कज़िन बहुत बीमार है और उसके मरने के बाद उसकी बेटी बिल्कुल बेसहारा हो जाएगी। मुझे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। एक तो वह लड़की बिल्कुल सिंपल थी और इस पर एक और कमी की वह अंगूठा छाप अनपढ़ थी। शक्ल सूरत की तो ठीक थी, लेकिन मुझे हमेशा पढ़ी लिखी लड़कियां ही भाती थी जो मेरे साथ मेरे माहौल में एडजस्ट हो सके। मैं एक बहुत बड़ी शानदार कंपनी में जॉब करता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे ही लोगों में था। जब किसी पार्टी में जाता तो अपने ऑफिस की लोगों की बीवियां देखकर मेरी भी ख्वाहिश होती कि मेरी बीवी भी ऐसी हो, क्योंकि वह भी पढ़ी लिखी और जॉब करती थी। अपने हस्बैंड के साथ घर चलाने में उनकी मदद करती थी। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरे पल्ले एक अनपढ़ औरत को बांध दिया था। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर माँ ने मेरे बारे में सोचा क्यों नहीं। मैं तो उसे अपनी ऑफिस की किसी पार्टी में लेकर भी नहीं जाता था। कैसे लेकर जाता? उसे तो इंग्लिश का कोई शब्द भी नहीं आता था, इसीलिए उसे ले जाकर मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। मेरी बीवी मेरे लिए शर्मिंदगी की वजह थी, इसीलिए कभी भी मेरे अच्छे रवैये की हकदार नहीं रही। पहले पहले तो मैं माँ से हर वक्त लड़ता रहता था कि आपने मेरे साथ यह जुर्म क्यों किया। मेरे लिए यह जाहिल गवार अंगूठा छाप ही रह गई थी क्या? मेरी माँ मुझे उल्टा डांटने लगती, कहने लगती कि तुम्हारे लिए मैंने तो हीरा पसंद किया था, पर मैं नहीं जानती थी कि तुम उसकी कदर नहीं करोगे। मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाने लगता कि हीरा ऐसा होता है, अंगूठा छाप और अनपढ़। मैं हर वक्त अपनी बीवी रिया को अनपढ़ होने का ताना देता रहता था, लेकिन उसने कभी भी पलटकर मुझे जवाब नहीं दिया था। बस सर झुकाए किसी मुजरिम की तरह मेरे सामने खड़ी रहती थी। मैं कहता कि मैं अपने दोस्तों के घर जाऊं तो उनकी बीवियां बड़े अच्छे से चाय पेश करती है, चीनी अलग से रखती है, दूध अलग होता है, लेकिन एक तुम हो, तुम्हें किसी चीज़ की तमीज़ नहीं है। वह कहने लगी, मैं कोशिश तो करती हूँ कि आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन मुझे वह कभी भी एक आंख नहीं बाती थी। ना उसका पहनना और ना ही उसका बोलना मुझे पसंद था। हर वक्त सर पर दुपट्टा लपेटे रखती थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही अच्छाई थी कि वह खाना बहुत अच्छा बनाती थी। जब से उसे यह पता था कि मुझे बिरयानी पसंद है, तो वह हफ्ते में एक बार बिरयानी ज़रूर बनाती थी, जो कि बहुत स्वादिष्ट होती थी। जब मैं ऑफिस के लिए निकलने लगता तो टिफ़िन रेडी करके दे देती और कहती कि बाजार का खाना मत खाया करे, सेहत खराब होती है। बल्कि मैं उसे उल्टा ही कहता कि मैं बच्चा नहीं हूँ कि यह टिफ़िन उठा उठा कर ऑफिस जाऊँ। वहाँ ऑफिस में बहुत अच्छा खाना आता है और बहुत अच्छे होटल से आता है। एक बार वह कपड़े प्रेस कर रही थी कि मेरी फेवरेट शर्ट उससे जल गई। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन जब मैं अपनी पसंद की जली हुई शर्ट देखी तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने 2 थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिए। मैंने कहा, हाथ टूटे हुए थे तुम्हारे, ठीक से कपड़े भी प्रेस करने नहीं आते। तुम अनपढ़ औरतों का यही मसला होता है। मेरी माँ फौरन अपने कमरे से बाहर आई और कहने लगी, यह क्या कर रहे हो तुम? क्या जानवर हो? मैंने कहा, माँ इससे कहे कि अपनी शक्ल मुझे ना दिखाए, वरना मैं इसका हुलिया बिगाड़ दूंगा। इस गवार ने मेरी शर्ट जला दी थी। उसके दोनों गालों पर मेरी उंगलियों की छाप पड़ी हुई थी। मेरा गुस्सा किसी तरह कम नहीं हो रहा था। मेरी माँ कहने लगी, वैसे तो तुम हर वक्त इस गवार होने का ताना देते हो, लेकिन बीवी पर हाथ उठाकर गवारपंती का सबूत तो तुमने दिया है। मैंने कहा, इस औरत की औकात यही है कि इसे दिन रात जूते मारे जाए। मैंने अपनी शर्ट रिया के मुंह पर दे मारी। मैंने कहा, इसे अपने पास ही रखो। फिर मैं ऑफिस चला गया। इन्हीं दिनों एक खूबसूरत लड़की टीना मेरे ऑफिस में जॉब कर रही थी, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत होने लगी थी। पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत थी और मुझसे हंस हंस कर बातें भी करती थी। वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी।
जब से वह मेरा ज़िंदगी में आई थी, मुझे अपनी बीवी से और भी ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी, क्योंकि अगर मेरी शादी रिया से ना हुई होती तो ज़रूर मैं टीना से ही शादी करता। लेकिन मेरी माँ की जिद की वजह से मैं अपनी सर्कल में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा था। मेरी कई दोस्त मुझसे कह चुके थे कि तुम पार्टी में बीवी को क्यों नहीं लेकर आते। मैं उन्हें क्या जवाब देता कि मेरी बीवी को पहनने ओढ़ने का ढंग तक नहीं है और मेरी माँ को भी पसंद नहीं है कि वह ऐसी पार्टी में आए। यह बात कहकर मैं टाल देता था। मैं बात बात पर रिया को डराता रहता था, चाहे उसकी गलती होती या ना हो। वह चुपचाप मेरी हर बात सुनती थी। कभी भी तो मुझे लगता था कि जैसे वह पत्थर की बनी है, वरना रोज इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है क्या। कुछ दिनों से मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। रिया उनकी देखभाल अकेले ही करती थी। अब मुझे इस बात तक का एहसास नहीं था कि मेरी बीवी दिन भर कितने काम करती है। मुझे टीना से प्यार हो गया था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी माँ कभी भी टीना से मेरी शादी नहीं होने देगी। मेरी माँ की बीमारी उन्हें कब्र तक ले गई। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। अपनी माँ की वजह से जो थोड़ा बहुत लिहाज में कर जाता था, मैंने बहुत जल्द वह भी ख़त्म कर दिया था। जब भी मेरा जरा सा काम खराब होता तो मैं रिया को थप्पड़ मार देता और वह चुपचाप खा लेती थी। एक बार ऑफिस जाने से पहले रिया ने बस जूते पॉलिश करके रखने में जरा सी देर कर दी थी और मेरा पारा 7वें आसमान पर हो गया। मैंने उसे बहुत मारा। मैंने कहा कि तुम्हें जरा भी काम का सलीका नहीं है और ना ही मेरे वक्त की कदर है। मेरी हर चीज़ पहले तैयार रखा करो। जिस तरह मैंने उस पर हाथ उठाया था, मुझे लग रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो वह मायके जा चुकी होगी, क्योंकि आज मैंने उसे बहुत मारा था। लेकिन जब मैं घर गया तो बिरयानी की खुशबू आ रही थी। मैंने खाना खाया, कमरे में आया तो मेरा सर में दर्द था। रिया किचन का सारा काम खत्म करके जब कमरे में आई तो काफ़ी थकी थकी लग रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मेरे सर में दर्द है तो फ़ौरन से मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाने लगी। कहने लगी कि आप बहुत मेहनत करते हैं और मैं सुकून देने के बजाय आपको और भी परेशान कर देती हूँ। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मुझसे कोई भी शिकायत ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों कोई ना कोई कमी रह जाती है। मैं उसकी बातें सुनकर कभी तो बड़ा हैरान होता था कि कैसी औरत है, अपनी शिकायत भी मुझसे ही लगा रही थी। मैं उसकी बातें सुन रहा था। कहने लगी कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप मुझसे खुश रहे, जैसे बाकी मियाँ बीवी एक दूसरे से बातें करते हैं, आप भी मेरे साथ ऐसी बातें करें। सुबह जब घर से आए जाए तो प्यार से मुझसे बात करके जाए। मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने जाऊं, फिर वापस आए तो मेरा खाना खाकर आप उसकी तारीफ करें। हम बिल्कुल खुश रहे, हमारी कभी भी लड़ाई ना हो, ऐसी ही जिंदगी चाहती हूँ। लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझसे गलती हो जाती है और आप मुझे डांट देते हैं। वह मुझे यह सब कुछ कह रही थी। मैं आंखें बंद करके उसकी हर बात सुन रहा था। मर्द था ना, इसीलिए मेरे दिमाग पर यह बातें कुछ खास असर नहीं कर रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि मुझे वह पसंद नहीं थी। तभी मुझे अपने माथे पर नमी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे माथे पर पानी की बूंदें गिरी हो। जैसे मैंने आंखें खोलकर देखा तो वह रो रही थी। उसके आंसू टिप टिप मेरे माथे पर गिर रहे थे। मैं अगले पल उठकर बैठा और उसकी तरफ देखा। उसे देखकर मुझे उस पर बहुत दया आने लगी। मैंने अपने रुमाल से उसके आंसू साफ किए। इससे पहले मैं कुछ कहता, अगले पल वह मेरा कंधा थामकर रोने लगी थी। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी आवाज़ कमरे से बाहर जाने नहीं दी। रोते हुए कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, आप मेरे साथ वैसा रहा करें जैसे बाकी पति रहते हैं। वह रो रही थी और मैं कितनी देर बिल्कुल चुपचाप उसे रोता देखता रहा। फिर मेरा हाथ खुद ही उसकी तरफ बढ़ा। मैंने उसके सर पर थपकी दी और कहने लगा कि रो क्यों रही हो? अरे पागल, मैं तो रोज ही तुम्हें डांट देता हूँ। कई बार काम की थकावट इतनी होती है कि कुछ समझ ही नहीं आता तो तुम्हें डांट देता हूँ। तुम पर गुस्सा निकल जाता है, लेकिन आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें ना डांटूं। इस बार जरा नरम लहजे में उससे बात कर रहा था, क्योंकि वह बहुत रो रही थी और इस वक्त मेरे पास इन अल्फाज के अलावा उसके लिए कुछ भी नहीं था।
मैं बेड पर टेक लगाए आंखें बंद किए बैठा था तो वह भी मेरे साथ ही मेरा कंधा पकड़कर बैठ गई। उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा हुआ था, फिर आंखों से आंसू साफ करते हुए कहने लगी कि आपको पता है आज सुबह आपने क्या कहा था। मैं वही सोच सोच कर सारा दिन रोती रही। मैं सोचने लगा कि मैं तो गुस्से में उसे बहुत कुछ कह दिया था। जो कुछ मुंह में आता था बस बड़बड़ाता चला जाता था। हर वक्त वह लफ्ज उसे कहता था जिसमें उसकी बेइज्जती कर सकूं, लेकिन न जाने उसे कौन सी मेरी बात बुरी लगी। मैं कहने लगा कि पता नहीं क्या था, बताओ मैंने क्या कहा था। इतना कहना था कि वह कहने लगी कि आप जब सुबह गुस्सा हो रहे थे तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और तुम दर दर की ठोकरें खाती फिरोगी। इतना कहने के बाद वह फिर से सिसकी बांधते हुए रोने लगी। इस बार उसकी आंखों से आंसू जब गिरे तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैं भी गुस्से में न जाने क्या से क्या बोल जाता था, लेकिन अगले पल उससे बोलने लगा कि देखो वह सब कुछ गुस्सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बेवजह मेरी बातों को दिल पर मत लिया करो। मैं उसकी थोड़ी बहुत तारीफ कर रहा था ताकि कम से कम वह रोना तो बंद कर दे। तो अगली सुबह वह बहुत खुश दिखाई दे रही थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और मुस्कुराता हुआ देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे लगा था शायद मैं धीरे ही सही मैं रिया का आदी हो जाऊंगा और फिर हमारे बीच यह रिश्ता भी ठीक हो जाएगा। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया था। आज मैं भी खुश था, लेकिन उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो वहाँ पर टीना जैसे मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने काम पूरा किया और बस वहाँ से गए तो मुझे रिया के साथ गुजरा वक्त याद आने लगा। तभी टीना मेरे पास आकर बैठी और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी कि तुम जानते तो हो ना, मेरे घर वाले मेरा रिश्ता तय करना चाहते हैं। आए दिन कोई ना कोई लड़का मेरे लिए रिश्ता भेज रहा होता है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम मेरे लिए सीरियस भी हो या फिर टाइम पास कर रहे हो? मैंने टीना की बातें सुनी तो अगले ही पल किसी पानी के बुलबुले की तरह रिया मेरे होश हवास से गुम हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ तुम्हारे साथ। तुम जैसी लड़की ही तो मेरी आइडियल थी। तुम जैसी लड़की के साथ ही तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। इतना सुना था कि वह कहने लगी तो फिर कोई फैसला अभी तक तुमने क्यों नहीं किया? क्यों अभी तक तुमने मुझे सिर्फ उम्मीद पर ही रखा हुआ है? आखिर कब तक मैं अपने माँ बाप को टालती रहूँगी? मैंने उसे यकीन दिलाया कि बस हम बहुत जल्द दोनों शादी कर लेंगे। मुझे रिया का तो कोई डर नहीं था। अरे उसकी फिक्र ही अब किसको है? मुझे तो वक्त भी याद आया जब एक दिन मैंने रिया को मायके भेज अपनी माँ के पास आकर बैठ गया था। मेरी माँ मुझसे रिया की बातें कर रही थी, उसकी तारीफ कर रही थी ताकि मेरे दिल में उसके लिए प्यार जाग सके, लेकिन मैं तो कुछ और ही चक्कर में था। मैं अपनी माँ से कहने लगा कि माँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानती तो हो ना कि मेरा रिश्ता रिया के साथ आपने अपनी मर्जी से किया था, लेकिन मैं अब अपनी मर्जी से जिस लड़की को पसंद करता हूँ उससे शादी करना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको इससे कोई ऐतराज नहीं होगा। रिया को भी नहीं छोड़ूंगा, वह भी इसी घर में ही रहेगी, लेकिन मेरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ टीना के साथ शुरू होगी। इतना सुना था कि मेरी माँ के चेहरे पर तो मौजूद मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। कहने लगी यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो क्या? बकवास किए जा रहे हो। मैं तुम्हें यह कदम नहीं उठाने दूंगी। अरे हमारे खानदान में किसी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। जिसकी शादी होती है उसी के साथ निभाते हैं। मेरी माँ के दिल पर शायद यह बहुत गहरा असर कर चुकी थी। मेरी माँ मुझसे लड़ने लगी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। अगली सुबह जब मैं अपनी माँ को देखने गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। रिया भी आ चुकी थी। मुझसे ज़्यादा तो वह मेरी माँ से अटैच हो चुकी थी। रो रो कर उसने अपने आप का बुरा हाल कर लिया था। मैं भी बहुत रोया था। शायद मुझे अपनी माँ से ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए थी। जब मैंने टीना को इस बारे में बताया कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी है तो बजाय अफसोस करने के मुझसे कहने लगी कि अच्छा समझो हमारे बीच का एक कांटा तो खुद को प्यारा हो गया। देख लो खुदा भी चाहता है कि हम दोनों एक हो जाए
तभी हमारे रास्ते में आने वाले सभी कांटों को वह खुद ही हटा रहा है। वह मुझसे इस तरह की बातें कर रही थी और मैं चुप होकर उसकी बातें सुन रहा था। मेरे ऊपर तो टीना के प्यार का भूत चढ़ा था ना, मुझे उसके आगे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो मेरी माँ जिंदा नहीं रही थी। मैंने टीना से कहा कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके घर वाले कहने लगे कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, इसीलिए वह टीना की शादी मेरे से नहीं करेंगे। टीना को भी थोड़ी बहुत परेशानी थी कि कहीं मैं उसे छोड़कर अपनी पहली बीवी के साथ न वक्त गुजारता फिरूं। मैंने उसे यकीन दिलाया था, लेकिन वह कहने लगी कि मैं तुमसे तभी कोर्ट मैरिज करूंगी जब तुम शादी होते ही रिया को तलाक दे दोगे। मैंने फौरन हाँ बोल दिया। उस दिन जब टीना से निगाह करके उसे अपनी दूसरे घर पर छोड़कर वापस रिया के पास आया था, तो मैंने सोच लिया था कि मुझे इससे क्या कहना है। रास्ते में हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। एकदम से ही मौसम खराब हो चुका था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ तो घर में मुझे पकोड़े की खुशबू आ रही थी। लॉन्च में आया तो सामने किचन में मेरी बीवी रिया पकोड़े फ्राई कर रही थी। मुझे देखकर उसने साथ ही चाय भी बनने के लिए रख दी। कहने लगी कि आप आ गए, मुझे पता था कि आज आप जल्दी आ जाएंगे। देखो मैंने आपके लिए पकोड़े बनाए हैं, चाय भी बना रही हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे। मैं अपने कमरे में गया। मेरे सर पर सिर्फ और सिर्फ टीना सवार थी। मैं कहने लगा कि सारे काम छोड़ो और यहाँ जल्दी आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। बार बार मुझे टीना के मैसेजेस आ रहे थे। वह कह रही थी कि जल्द से जल्द काम निपटाओ और वापस मेरे पास आओ। आज हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। मैं कमरे में ही था जब वहाँ पर रिया आई। उसके एक हाथ में प्लेट में पकोड़े पकड़ रखे थे और दूसरे में चाय का कप उठा रखा था। कहने लगी कि लीजिए, मैं आपके लिए चाय और पकोड़े ले आई हूँ। मैंने उसके हाथ से पकड़े चाय लेकर एक तरफ रख दिए। उसने एक पकोड़ा उठाकर मेरे मुंह में डालना चाहा, लेकिन मैंने उसका हाथ वहीं पर रोक चुका था। वह मुझे इतना सीरियस देखकर थोड़ा थोड़ा हैरान सी हुई और कहने लगी कि क्या हुआ, मैंने फिर कोई गलती कर दी? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सब खैर तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? लेकिन मैंने अगले पल उसे अपने पास बिठाया और फिर कहने लगा कि देखो, मैं जो कुछ तुमसे कहने वाला हूँ उसे होश हवास से सुनना। तुम भी जानती हो कि मेरी और तुम्हारी शादी पसंद की नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ माँ की वजह से मैंने यह रिश्ता बनाया था, लेकिन अब मेरी माँ मर चुकी है। मेरा और तुम्हारा गुजर होना मुश्किल है। देखो, अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो या तुम्हें परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भी तुम्हें तुम्हारी गलतियों के लिए माफ़ कर दूंगा, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। रिया, मैं तुम्हें अपने पूरे होश हवास में तलाक देता हूँ। 3 बार मैंने यह अल्फाज कह दिए थे और वह तो जैसे सकते की हालत में आ चुकी थी। मैं इसके बाद सिर्फ उसे इतना कह पाया था कि अपने भाई को कॉल करके बुला लो, मैं जा रहा हूँ। मैंने वापस पलट कर नहीं देखा कि रिया किस हालत में खड़ी है, क्या कहना चाहती है, लेकिन शायद उसकी रूह चीख चीख कर मुझे बुला रही थी। मैं उसे उसी हाल में छोड़कर वहाँ से चला आया था। टीना मेरा इंतजार कर रही थी। 2 दिन तक मैं टीना के साथ रहा। वह बहुत खुश थी। मैंने आवाज़ रिकॉर्ड करके भी उसे भेजी थी, जिसमें रिया का नाम लेकर मैं उसे तलाक दे रहा था। फिर उस घर से बाहर निकल आया था। 2 दिन बाद जब मैं वापस अपने घर आया तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था। किचन में गया तो कढ़ाई यूं ही पड़ी हुई थी। पकोड़ों का मसाला जो उसने बनाकर रखा था एक तरफ पड़ा हुआ खराब हो चुका था। पकोड़े भी ऐसे ही ट्रे में पड़े थे। अपने कमरे में आया तो हर चीज़ वैसी की वैसी ही पड़ी थी। सामने साइड टेबल पर प्लेट में पकोड़े और चाय पड़ी थी, लेकिन वहाँ पर रिया नहीं थी। शायद वह मायके जा चुकी थी। मुझे बेड पर एक रिपोर्ट पड़ी हुई दिखाई दी। मैंने जब जाकर उस रिपोर्ट को खोला तो जैसे मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ चुका था, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा था कि रिया प्रेग्नेंट है, लेकिन बहरहाल मैं टीना के साथ खुश था। मैं टीना के साथ अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगा। वह पढ़ी लिखी लड़की थी, खूबसूरत थी, जवान जॉब भी करती थी। हमारे बच्चे थे, लेकिन अब मैं 4-5 दिन तक एक सूट पहने रखता था।
कोई मुझे यह कहने वाला नहीं था कि यह सूट बदल लो, गंदा हो गया है। मैंने जो प्रेस करके रखे हैं वह पहन लो। पहले जो मेरी मनपसंद बिरयानी और खाना बना करते थे वह अब बनना बंद हो चुके थे। अगर मुझे खाना भी होता था तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ता था, क्योंकि टीना कहती थी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो बस बाहर से फास्ट फूड खाती हूँ। मेरी ज़िंदगी अजीब उलझन में गिरती चली जा रही थी। बच्चे भी बदतमीज़ थे, हर वक्त शरारती और शोर शराबा हुआ करता था। टीना के साथ मेरा ताल्लुकात अब पहले जैसा नहीं रहे थे। वह काफ़ी बदल चुकी थी, बात बात पर मुझे टोकती थी, ताने देती थी। मुझे तब रिया बहुत याद आती थी, जो कि एक मिसाली बीवी थी। रिया को तलाक दिए हुए मुझे 9 साल बीत चुके थे, लेकिन इन 9 सालों में मुझे उसकी कदर हो चुकी थी। मैं यही सोचता था कि अब तो उसकी शादी भी हो चुकी होगी, वह अपने घर में अपने पति के साथ खुश होगी। मेरी आंखों के पास काले निशान पड़ चुके थे। टीना मुझे अपने दोस्तों से मिलवाते हुए भी कतराती थी। मैंने अपना बहुत इलाज करवाया, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कहते थे कि मुझे कोई बीमारी नहीं। शायद रिया के साथ किए जाने वाली नाइंसाफ़ी है कि मुझे आज कहीं पर भी चैन नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मैं खुद से अधूरापन महसूस कर रहा था। एक दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गया तो वहाँ पर मुझे रिया मिली। उसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया था। उसके साथ एक 8-9 साल की लड़की भी थी जो बिल्कुल मुझसे मिल रही थी। मैं उसे देखकर तड़प गया। मैं रिया के पास गया, वह भी मुझे देखकर चौंक गई थी। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? वह कहने लगी, जैसी आपको दिख रही हूँ। वह बहुत कमज़ोर सी लग रही थी। मैंने उससे पूछा, यह मेरी बेटी है ना? उसने कहा, हाँ जी, यह आपकी ही बेटी है। मैंने उससे प्यार किया। फिर रिया से कहने लगा कि तुम्हारे हस्बैंड कैसे हैं? यहीं रहती हो तुम? उसने कहा कि हाँ, रहती तो यहीं हूँ, मगर मैंने शादी नहीं की क्योंकि हमारा तलाक ही नहीं हुआ था। जब आपने मुझसे तलाक दी थी तब मैं उम्मीद से थी। मुझे यह सुनकर पता नहीं क्यों एक खुशी का एहसास हुआ था। मैं उससे कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह कहने लगी, गुड़िया यहीं पढ़ती है और मैं यहाँ पर कैंटीन चलाती हूँ। मैंने उससे पूछा, तो तुम मायके नहीं गई थी क्या? वह कहने लगी, गई थी, मगर वहाँ मेरा कोई नहीं बचा। मेरी माँ नहीं तो कोई भी नहीं वहाँ मेरे लिए, इसीलिए मैं वापस आ गई थी। फिर किसी तरह रहने के लिए किराए पर एक घर ढूंढा और चक्कर लगाने लगी कि कहीं मुझे मेरे लायक कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं तो अनपढ़ थी, इसीलिए मुझे इस स्कूल में नौकरी मिल गई। फिर वह पूछने लगी, आपकी बीवी बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, क्या बताऊं तुम्हें, जब से तुम्हें छोड़ा है तभी से जिंदगी का सुकून खत्म हो चुका है। मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। वह कहने लगी, अरे आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे गुनाह में शामिल कर रहे हैं। आप आज भी मेरे शौहर हैं। मैं उसे कहने लगा, रिया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ घर चलो? अब मैं बहुत बदल गया हूँ। तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगा जिनके तुम हकदार हो। मेरी बेटी भी अपने बाप के प्यार के लिए तरसती रही होगी। मैं उसे वह सारा प्यार देना चाहता हूँ। मगर रिया ने फौरन मना कर दिया और कहने लगी, नहीं, अब नहीं, बहुत देर हो चुकी है। आपने जो मेरे साथ किया, भले मैं उसे माफ़ भी कर दूं, मगर मैं आपके साथ अब नहीं रह सकती। और हो सके तो इस बात को भी भुला दीजिएगा कि हमारा तलाक नहीं हुआ है। मैं एक तलाकशुदा की ही ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे अंदर अब जीने की चाह नहीं बची। मैं बस अपनी गुड़िया के लिए ही जी रही हूँ। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की, मगर वह न मानी। उसने कहा कि मैं बस इतना कर सकती हूँ कि आपका जब दिल चाहे आप अपनी बेटी से मिलने के लिए आ सकते हैं। अब आप जा सकते हैं। मैं अपना समूह लिए रह गया और घर लौट आया। शायद मेरी यही सज़ा थी कि रिया मेरी बीवी होते हुए भी मैं उसके साथ नहीं रह सकता था। मुझे जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी टीना के साथ ही गुजारनी थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।